हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 7 के एक महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 11 बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के सवालों को हम लोग हल करने का कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले उसका जो कॉन्सेप्ट पार्ट है उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बच्चों को पता नहीं रहे तो वे सवालों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं या हल नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज हम सबसे पहले यही कोशिश करेंगे कि इसके यानी इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी थ्योरी पार्ट है उसको हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे उदाहरण के साथ, ताकि बच्चे एक एक करके उदाहरण अच्छी तरह से समझ पाएँ और उसको प्रश्नावली के प्रश्नों में अपना समझ दिखा सकें। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और आज विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण दिन भी है, 14 नवंबर, जो कि हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अगर कहा जाए तो ये बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है। तो बच्चे इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझें, पढ़ाई में ध्यान दें, ताकि आने वाले टेस्ट में सभी प्रश्नों को बना सके। तो चलिए हम लोग एक एक करके पेज वाइज हर प्रश्नों को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे या फिर हम लोग जान चुके हैं कक्षा 6 में कि चर और अचर संख्या क्या होता है। चर मान को हम साधारणतः अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू ए बी सी आदि अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं, और इसमें संक्रियाएं हम लोग प्रयोग करते हैं जो कि गणितीय संक्रियाएं हैं, जैसे प्लस माइनस गुना और भाग। इन सभी संक्रियाओं से हम चर मान को अचर मान के साथ जोड़ते हैं। अचर मान बोलने में जितना भी अंकगणितीय संख्या है 1 2 3 4 5, इसको अगर हम चर मान एक्स वाई जेड या फिर अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर के साथ जोड़ के बनाते हैं तो वो एक हमें बीजीय व्यंजक के रूप में प्राप्त होता है। जैसे यहाँ उदाहरण आप देख सकते हैं, यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है जैसे x + 5। यहाँ देखिए x + 5, x जो है चर मान है और 5 जो है अचर मान है। तो ये दोनों को जब हम गणितीय संक्रियाओं द्वारा यानी प्लस चिन्ह द्वारा जोड़ते हैं तो यह एक बीजीय व्यंजक के रूप में हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार 7 - y ये भी एक बीजीय व्यंजक है, जो एक चर और अचर मान को किसी भी गणितीय संक्रियाएं जोड़ घटाव गुना भाग के द्वारा जोड़ के बनाया जाता है। जैसे यहाँ 2pq, तो यहाँ 2 जो है अचर मान है, p जो है चर मान है, और इसको घातांक के रूप में हम लोग लिख के बीजीय व्यंजक प्राप्त किए हैं। ये सारे बीजीय व्यंजक क्या है, एक चर मान वाले बीजीय व्यंजक है। हम आगे चलकर देखेंगे कि किस तरह से 2 चर वाले या घात वाले व्यंजक हम लोग बना सकते हैं। चलिए अगला पृष्ठ में हम लोग देखते हैं इसको। देखिए हम यहाँ पर कुछ बीजीय व्यंजक लिए हुए हैं, जैसे x का घातांक 2 है या 3 है। तो ये हमें कैसे प्राप्त होता है? बीजीय व्यंजक x का घातांक 2 यानी x² इसे पढ़ेंगे तो x को x से गुना करने से प्राप्त होता है। अगर हम कहें कि x का घातांक 3 तो क्या करेंगे, x को 3 बार गुना करने से ये प्राप्त होता है। इसी प्रकार 3m² भी 3 के साथ m के घातांक को यानी m के 2 घातांक को गुना करने से प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम एक एक चर मान वाले या 2 चर मान वाले भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे 2xy है तो यहाँ 2 चर मान है x और y, यानी x को y के साथ गुना करके उसके साथ 2 गुना करेंगे तो 2xy प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। तो हम अगला पृष्ठ में समझेंगे
कि इसका हम लोग किस तरह से उपयोग करेंगे। जैसे और एक उदाहरण देखिए, यहाँ m को m से गुना किया जाए तो m² प्राप्त होता है, और m² के साथ 3 गुना करेंगे तो 3m² प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग बीजीय व्यंजक को प्राप्त करते हैं। अब देखिए चौथा नंबर में क्या दिया है कि 2xy प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें x के साथ y को पहले गुना करेंगे और उसके साथ 2 को गुना करके प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार -5x² + 2 प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, x को x के साथ गुना करेंगे और उस गुणनफल को अगर -5 से गुना करके अगर 2 जोड़ देंगे तो हमें -5x² + 2 प्राप्त होगा। तो इसी तरह से बीजीय व्यंजक को हम लोग प्राप्त करते हैं। या बीजीय व्यंजक को प्राप्त करने का तरीका अगर हम समझ जाएंगे तो आगे चलकर कुछ प्रश्नों को हम लोग हल भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हमने कुछ उदाहरण देखे, उसी प्रकार और एक उदाहरण हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 3pq - 3 को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, p और q के गुणनफल को 3 से गुना करेंगे और हम लोग उसके बाद इस गुणनफल से 3 घटा देंगे। तो देखिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि p गुना q करेंगे तो pq होगा, उसके साथ 3 गुना कर देंगे तो 3pq होगा और उससे 3 घटा देंगे तो 3pq - 3 होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि सबसे पहले p और q को गुना करके उसके गुणनफल से हम 3 गुना करेंगे और पूरे गुणनफल से हम 3 घटा देंगे तो 3pq - 3 प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए निम्नलिखित बीजीय व्यंजक को कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, जैसे 3pq, पहला क्वेश्चन है -3x का 3 घातांक या 2 घातांक जो भी हो। तो अगर 3 घातांक हो तो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। ये -3x² है, तो ये व्यंजक जो हमें प्राप्त हुआ है इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को x से गुना करेंगे और उसके बाद इसके गुणनफल के साथ इसको गुना करके हम लोग पहला स्टेप में लिखेंगे x²। फिर दूसरा स्टेप में हम लोग लिखेंगे x² के गुणनफल को अगर हम -3 से गुना करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा -3x²। तो इस तरह से हम लोग पहला प्रश्न को हल किए और इस व्यंजक को प्राप्त करेंगे। तो आप लोग इस तरह से अगला प्रश्न भी बना सकते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, फिर दूसरा प्रश्न हम लोग बनाते हैं। देखिए आप लोग भी कोशिश कीजिए, अगर आप लोग बनाते हैं तो हाथ उठाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोग अगर बना लिए हैं तो बता सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, कुछ लोग ट्राई किए हैं, सही है। अब हम लोग अगला देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में है 5m² - 2। तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले पहला स्टेप लेंगे हम कि m को m से गुना करेंगे और उसके गुणनफल को लिखेंगे m²। उसके बाद दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में m² के साथ हम लोग 5 गुना करेंगे तो ये हमें देगा 5m²। ठीक है, अगर हम तीसरा स्टेप में आते हैं तो 5m² का जो गुणनफल है इसके साथ हम 2 घटाएं या फिर -2 जोड़ें। यहाँ पर हम लोग जोड़ -2 कर सकते हैं या इससे हम 2 घटाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, 2 घटाएंगे तो ये व्यंजक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक एक करके व्यंजक को कैसे प्राप्त करते हैं उसे हमें लिख के दिखाना है। चलिए 2 उदाहरण से आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे इस व्यंजक को प्राप्त करते हैं। बाकी 2 प्रश्न आप लोग अपना होमवर्क के रूप में बनाएं इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही जैसा है इसलिए आप लोग इसे बना सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं। अब हम बीजीय व्यंजक के पद के बारे में जानेंगे। जैसे देखिए एक बीजीय व्यंजक
3x प्लस 7 है। तो ये बीजीय व्यंजक कैसे प्राप्त हुआ है, थोड़ा देर पहले हम लोग जान चुके हैं कि x के साथ जब 3 गुना करके 7 जोड़ते हैं तो 3x प्लस 7 बनता है। अब हमें जानना है कि ये जो बीजीय व्यंजक है इसमें कितने पद हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये बीजीय व्यंजक किससे किससे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, एक भाग है 3x और दूसरा भाग है 7। इन दो भागों को जोड़ा गया है प्लस चिन्ह के जरिए। हम लोग यहाँ प्लस या माइनस किसी भी चिन्ह से 2 या 3 या कितनों भी व्यंजक हो हम लोग इसे जोड़ सकते हैं, बीजीय व्यंजक को जोड़ सकते हैं। तो जितने बीजीय व्यंजक को हम लोग यहाँ जोड़े हैं उसे हम पद कहेंगे। जैसे 3x और 7, यहाँ क्या है, 2 बीजीय व्यंजक है और इसे हम एक चिन्ह प्लस से जोड़े हैं, यानी हम कहेंगे ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, यानी इस बीजीय व्यंजक में 2 पद है। तो इसका परिभाषा अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो इस परिभाषा को हम लोग समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। जैसे पद किसे कहेंगे, चर और अचर के गुणनफल से बने भाग, चर और अचर के गुणनफल से बने भाग जिसको हम लोग क्या करते हैं, मिलाने से या जोड़ने से, यानी चर और अचर मान से ये एक पद है या एक गुणनफल है, एक भाग है और दूसरा भाग ए है। ये दोनों को मिलाने से या जोड़ने से हम लोग किसी तरह से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या मिला सकते हैं, इसको कहेंगे मिला सकते हैं। तो बीजीय व्यंजक के पद यानी बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है जिसे हम पद कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 2 बीजीय व्यंजक को हम एक साथ मिलाए हैं। तो जितने भी बीजीय व्यंजक को हम लोग एक दूसरे से जोड़ते हैं उसके प्रत्येक भाग को हम पद कहेंगे। तो इस तरह से बीजीय व्यंजक के पद के बारे में हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि बीजीय व्यंजक के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, पहला बीजीय व्यंजक है m का घातांक 2 यानी m²। तो ये इसमें क्या है, एक ही पद है, इसको किसी और व्यंजक से जोड़ा नहीं गया है, इसलिए इसमें एक ही पद है। 3xy-4 अगर देख लेते हैं तो इसमें देखिए 2 पद है, एक 3xy है और एक 4 है, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं माइनस चिन्ह के जरिए। तो यहाँ पर 2 पद प्राप्त होता है। इसको अगर लेते हैं 2x³ प्लस 3x² प्लस 1, तो यहाँ 2x² है प्लस 3x² है प्लस 1 है। ऐसे तो हम लोग 2x² प्लस 3x थोड़ा गलत यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम लोग सुधारेंगे या फिर अगला पेज पर देखेंगे तो ये प्राप्त होगा 2x प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ देखिए 3 व्यंजक 1, 2 और 3 व्यंजक आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि 3 पद है। इस तरह से आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, बीजीय व्यंजक के पद के बारे में हम लोग जान रहे थे। इसमें एक पद होता है, द्विपद होता है, 3 पद भी होता है जिसको हम त्रिपद कहेंगे। तो एक पद को हम लोग इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं, यानी वो व्यंजक बीजीय व्यंजक जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है उसे हम क्या कहेंगे, एक पद कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण में x², m², 3x², 5xy, 2x²y, ये सब में क्या है, एक एक पद है, इसलिए हम लोग इसे एक पद बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब दूसरा देख सकते हैं, यहाँ दूसरा जैसे द्विपद है, इसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। तो बीजीय व्यंजक जिसके 2 पद होते हैं, 2 पद असमान पद होंगे, 2 असमान पद होते हैं, उसे हम द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देख सकते हैं आप, यहाँ क्या है, x² माइनस 1, तो यहाँ पर ये एक पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, यानी यहाँ 2 पद है। दूसरा उदाहरण जैसे 3x² प्लस 2 है,
तो 3x² और 2 इस तरह से 2 पद हुआ। तीसरा उदाहरण देखिए, यहाँ भी 2x² प्लस 5 है, तो 2x² एक पद हुआ और 5 दूसरा पद हुआ। इस तरह से यहाँ x और 1 ये दोनों ऋणात्मक संख्याओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए पहला पद है x, दूसरा पद है -1। तो इस तरह से प्रत्येक में हम लोग देख रहे हैं कि दो दो पद है। तो इस तरह के बीजीय व्यंजक को हम क्या कहेंगे? द्विपद कहेंगे या बाइनोमियल कहते हैं। इस तरह से ट्राइनोमियल के बारे में भी हम लोग देखते हैं उदाहरण अगला पेज में। देखिए इसमें त्रिपद यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं। बीजीय व्यंजक जिसमें 3 असमान पद हो उसे हम त्रिपदीय बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण x प्लस वाई प्लस 1, तो यहाँ पर x एक पद हुआ, y दूसरा पद हुआ, 1 तीसरा पद हुआ। तो इस तरह से 3 पद यानी 3 असमान पद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्लस यानी धनात्मक चिन्ह के जरिए, जोड़ के जरिए, तो हम इसे त्रिपद कहेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए यहाँ 2x² प्लस 3x प्लस 1 है, तो 2x² एक पद हुआ, 3x दूसरा पद हुआ और एक तीसरा पद हुआ। इस तरह से ये तीनों असमान पद होना चाहिए, समान पद होने से नहीं होगा, बल्कि ये तीनों असमान पद होना चाहिए। समान पद रहेगा तो उसको हम लोग फिर आपस में जोड़ के फिर उस पदों को हम लोग जान सकते हैं कि कितना पद है। यहाँ तीसरा उदाहरण देखिए 3x² माइनस 4x माइनस 2, तो इस तरह से ये तीसरा उदाहरण है। इससे भी हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ 3 पद है, एक 3x², दूसरा है 4x यानी -4 और यहाँ है -2। इस तरह से ये त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है। अब हम आगे चल के देखेंगे कि इन पदों का गुणनखंड हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी फैक्टराइजेशन ऑफ टर्म्स। किसी भी टर्म का फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ हम लोग पद का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ टर्म कैसे जानेंगे। एक उदाहरण देखिए, यहाँ 3x² प्लस 2xy है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग दो पद है, एक 3x² और एक 2xy। तो 3x² को अगर हम इसका गुणनखंड लिखना चाहेंगे तो हम इसको लिखेंगे 3 गुना x, यानी 3 और x जो है 3x² का गुणनखंड है। उसी प्रकार 2xy में 2 गुना x गुना y, यानी 2x और y क्या है? 2xy का गुणनखंड है। यानी इसे इस तरह से हम लोग दिखाए हैं, इसे हम जैसे कह सकते हैं कि ये गुणनखंड का पेड़ है, यानी गुणनखंड वृक्ष है, फैक्टर ट्री कहा जाता है। तो उसी तरह से अगला प्रश्न जो दिया हुआ है उसमें हमें इस तरह से निकाल के बताना होगा। जैसे 2x² हम लिखेंगे तो उसका गुणनखंड ट्री अगर बनाना चाहें तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये 2x² को दो भागों में हम लोग इस तरह से बांट सकते हैं, 2 और x²। फिर अगर हम लोग इसको x² को लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x गुना x। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड वृक्ष बना सकते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक का। अगला प्रश्न आप लोग बना सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग इसी तरह से बना के हल करेंगे। तो देखिए इसको अब हम लोग बनाते हैं। दूसरा नंबर है, यहाँ 3 पद दिया हुआ है, माने त्रिपद है यानी ट्राइनोमियल है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ये 2p² है प्लस 5pq है प्लस 5 है। इसका हम लोग गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको 3 पद है तो 3 पद को 3 भागों में इस तरह से बांट लेंगे। पहला में लिखेंगे 2p², दूसरा भाग में लिखेंगे 5pq और तीसरा भाग में 5। अब 2p² को हम लोग फिर बांट सकते हैं 2 गुना p गुना p के रूप में, और 5pq को तो
ऐसे ही लिखा हुआ है जिसको हम लोग अलग-अलग करके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि 2 और p जो है 2p² का गुणनखंड है। यहाँ 5 और p और q 5pq का गुणनखंड है। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड पेड़ बना के दिखा सकते हैं। इस तरह का हम लोग अंकगणितीय गुणनखंड पेड़ पहले भी बना चुके हैं, कक्षा 5 में ये दिया हुआ है, तो उसी प्रकार इसको भी हम लोग बनाए हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। अब हम लोग प्रयास कीजिए बी के अंतर्गत प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए बहुपदों में से एक पद, द्विपद और त्रिपद बीजीय व्यंजक को छांट कर लिखना है। तो देखिए, पहला जो दिया हुआ है, पहला नंबर है, यहाँ पर एक पद है, ये दूसरा पद है, यानी हम लोग इसे क्या कहेंगे, ये है द्विपद। यहाँ पर हम लोग द्विपद लिखेंगे। यहाँ सिर्फ एक ही पद है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक पद। तो आप लोग अपने से बनाइए, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ चुके हैं इस तरह के प्रश्न को। सिर्फ अब हम लोग इसको रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोग बता सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग तीसरा नंबर बना लिए हैं, बहुत अच्छा, बहुत कोई बनाए हैं। तो देखिए, इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने के बाद आप लोग इसको मिलान कर लीजिए। 1, 2 और 3, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इस तरह से 3 पद अलग अलग है। जोड़ या घटाव से जो बीजीय व्यंजक अलग रहता है, उसे हम एक एक पद के रूप में गिनते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको त्रिपद कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग त्रिपद लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर आप लोग बना लिए हैं, एक एक करके मिलान करते रहिए और हाथ उठाइए जो लोग बना चुके हैं। बहुत अच्छा, बहुत कोई बनाए हैं। चलिए, अब इसको मिलान कर लीजिए जो लोग नहीं बनाए हैं। यहाँ पर देखिए, हम नीचे अंडरलाइन कर दिए हैं। इसका मतलब है कि x² एक पद है, y² दूसरा पद है, यानी ये लोग जोड़ चिन्ह से जुड़े हुए हैं, तो हम इसको कहेंगे ये है द्विपद। इसी प्रकार एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ 3x, y, z है, यानी ये जोड़ या घटाव किसी भी और पद से जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, एक पद कहेंगे। ठीक है, ये भी देखिए 5x² y है, इसका मतलब ये भी एक पद है, क्योंकि इसके साथ और कोई पद जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसको भी हम एक पद कहेंगे। तीसरा देखिए, यहाँ सातवां देखिए, यहाँ l माइनस से जुड़ा हुआ है, n प्लस से जुड़ा हुआ है और 2, इस तरह से 3 बीजीय व्यंजक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ 3 पद हम लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिपद। तो आप इसको मिलान कर लीजिए। और यहाँ पर भी देखिए 3 पद है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे त्रिपद। इस तरह से बहुत जल्दी हम लोग इसको बना लिए, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ चुके थे, इसलिए आसानी से और जल्दी हम लोग इसको बना लिए। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड वृक्ष बनाएं। जैसे अभी हम लोग इस प्रश्न के पहले हम लोग चर्चा किए थे कि हम लोग किस तरह से बना सकते हैं गुणनखंड वृक्ष। तो सबसे पहले हम लोग 3x - 2 लिखेंगे। इसको तीर के जरिए इस तरह से भागों में, 2 भागों में बांटेंगे, क्योंकि ये 2 द्विपद है, तो इसको 2 भागों में बांटेंगे और प्रत्येक भाग को लिख देंगे। यहाँ 3x है और यहाँ -2 है। फिर अगर 3x को हम लोग चाहेंगे तो 3 गुना x इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन -2 जो है इसको हम लोग और अलग किसी संख्या से गुना करके नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ -2 ही रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसको गुणनखंड पेड़ के जरिए दिखा सकते हैं। तो आप लोग भी अब अगला प्रश्न बनाइए और फिर हम लोग मिलान करते हैं। ठीक है, इसको अब हम मिटा के दूसरा प्रश्न लिखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न में क्या दिया है, 4x² y - 4x + 1। देखिए, ये 3 पद है, क्योंकि यहाँ 3 पद प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको त्रिपद बोलेंगे। और इसका 3 भाग हम लोग करके दिखाएंगे। जैसे पहला भाग हो गया 4x + y, दूसरा भाग में हम लोग लिखेंगे -4x और तीसरा भाग में लिखेंगे 1। अब देखिए,
4x² प्लस वाई को हम लोग क्या करेंगे, इसका जितना भी गुणनखंड है इसको अलग करके लिखेंगे। जैसे 4 गुना x गुना x गुना y, तो ये 4x और y क्या हो गया, ये सारे गुणनखंड 4x² का हुआ। यहाँ इसको लिखेंगे -4 गुना x, और ये 1 है तो इसको हम लोग अपरिवर्तित रखेंगे, इसको कुछ हम लोग इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड पेड़ बना लिए। तो ये बहुत ही आसान है, आप लोग इसको बना सकते हैं। प्रयास कीजिए, दिया है तो इसको आप लोग प्रयास कीजिए। फिर हम लोग अगला पृष्ठ को देखते हैं। देखिए अब हम लोग समान पद यानी लाइक टर्म और असमान पद मतलब अनलाइक टर्म। समान पद को हम लोग इंग्लिश में लाइक टर्म कहते हैं, असमान पद को अनलाइक टर्म कहते हैं। तो समान पद किसको कहेंगे? दो पद समान पद कहे जाएंगे जब दोनों पदों के चर गुणनखंड क्या होता है, समान होता है। चर गुणनखंड मतलब देखिए x और y जो है ये चर है, और इसमें -6xy में क्या गुणनखंड है, चर गुणनखंड क्या है, xy है। दूसरा पद देखिए xy, और तीसरा पद देखिए 4xy। सब में xy जो चर गुणनखंड है सब में xy है। तो ऐसे पदों को ये एक पदीय है और हम इसे क्या कहेंगे, समान पद के रूप में जानेंगे। तो अब हम लोग विचार करते हैं, अचर गुणनखंड अलग हो सकता है लेकिन चर गुणनखंड बराबर होना चाहिए। सब में देखिए अचर गुणनखंड अलग है, यहाँ -6 है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1 है, और यहाँ 4 गुना है। यानी चर गुणनखंड तीनों में अलग है, लेकिन अचर गुणनखंड तीनों में अलग अलग है, लेकिन चर गुणनखंड xy जो है तीनों में बराबर है। तो ऐसे पदों को हम क्या कहेंगे, समान पद कहेंगे। ठीक है, तो आगे चलकर हम लोग इन पदों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो संक्षिप्त रूप से हम लोग इसको जान लेते हैं कि समान पद किसको कहेंगे। तो समान पद में क्या है, चर गुणनखंड जो होता है वो बराबर होता है, लेकिन असमान पद में चर गुणनखंड अलग अलग होता है। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, 2x², पहला एक पद है, दूसरा पद है 2xy, तीसरा पद है 2x। तो देखिए यहाँ चर गुणनखंड x² है, यहाँ पर xy है, और यहाँ पर x है। यानी सब में चर गुणनखंड अलग अलग है, लेकिन अचर गुणनखंड बराबर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अचर गुणनखंड चाहे कुछ भी हो उससे हमें कुछ लेन देन नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कि चर गुणनखंड बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि तीनों में चर गुणनखंड अलग अलग है, तो ऐसे पदों को हम असमान पद कहेंगे, अनलाइक टर्म्स कहेंगे। अब अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं, पद के गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ टर्म। पद के गुणांक का क्या मतलब है कि किसी बीजीय पद में दो प्रकार के गुणनखंड होते हैं, एक चर गुणनखंड होते हैं, दूसरा अचर गुणनखंड होते हैं। चर गुणनखंड यानी वेरिएबल फैक्टर्स कहेंगे, और अचर गुणनखंड यानी वो संख्यात्मक होता है, यानी उसको न्यूमेरिकल फैक्टर्स कहते हैं। तो अगला पेज में हम लोग पद के गुणांक के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग 3 पद, एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ 7x है, तो 7x में क्या है, 7 जो है ये संख्यात्मक गुणनखंड के रूप में है 7। दूसरा पद में अगर देखेंगे -4x²y, तो इसमें क्या है, -4 संख्यात्मक गुणनखंड है। अगला में 6pq है, इसका मतलब इसमें संख्यात्मक गुणनखंड कितना है, 6 है। और अंतिम में जो है m², इसमें संख्यात्मक गुणनखंड क्या है, 1 है। क्योंकि इसमें कोई संख्या m² के पहले लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको 1 मान लेते हैं, और इस तरह से इसमें 1 जो है संख्यात्मक गुणनखंड के रूप में है। तो चलिए आगे चलकर हम लोग प्रयास कीजिए, सी में कुछ और प्रश्नों को हम लोग समझते हैं या उसको हल करते हैं। अभी तक हम लोग जो समान पद, असमान पद या पद के गुणांक के बारे में हम लोग जो कुछ भी सीखे, अब हम लोग
अब हम लोग देखते हैं, प्रयास कीजिए सी के प्रश्नों को कैसे हल कर सकता है। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पदों को समान और असमान पदों में अलग अलग सूचीबद्ध करें। तो समान पद लिख के हम लोग 4xy, 2xy ये दोनों और -7xy ये समान पद है। तो हम लोग यहाँ अगर लिखेंगे पहला प्रश्न को, तो सबसे पहले हम लोग समान पद जो है उसको हम लोग लिखेंगे कौन कौन समान पद है। तो समान पद को जैसे लिखते हैं 2 नंबर 4xy, फिर अगला है 2xy और तीसरा क्या है -7xy। ये तीनों पद एक तरह से समान पद के रूप में है। अब दूसरा समान पद अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो जैसे अगला समान पद फिर से लिखेंगे तो ये पद आपस में समान पद है। तो इसको लिखेंगे 3x² -x²। और अगर कोई पद है, बस 2 ही पद है, कुल मिला के 5 प्रश्न है। तो पहला में हम लोग 3 समान पद लिखे हैं, यहाँ xy, यहाँ भी xy और यहाँ भी xy, यानी चर मान ये तीनों में बराबर है। और इन दोनों का चर मान x² है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इस तरह से ये तीनों पद समान पद हैं और ये दोनों पद भी आपस में समान पद के रूप में हम लोग जान सकते हैं। अच्छा, और भी प्रश्न है 6 नंबर में जो कि हम लोग छोड़ रहे हैं, -5x²। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर में, ये जो 6 नंबर है इसमें -5x² इसको हम लोग इसमें लिख सकते हैं। 3xy जो कि हम लोग इसमें लिख सकते हैं 3xy, ये भी xy वाले पद के साथ समान पद के रूप में है। फिर उसके बाद 6x², ये जो है इसमें हम लोग लिखेंगे समान पद वाले पद के रूप में समान है ये लोग, उस प्रकार। और बाकी जो है ये x²y ये और ये xy 97xy जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 97xy। ये सारे पद आपस में समान पद हैं और ये पद आपस में समान पद हैं। तो इस तरह से हम लोग समान पदों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 यानी अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए आप लोग भी साथ साथ बनाते रहिए ताकि पता चले कि हम लोग जो पढ़े अभी तक इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न बनाते हैं। दिए गए पदों के संख्यात्मक गुणांक को लिखें। संख्यात्मक गुणांक देखिए, पहला नंबर में -y² है, यानी -1 इसमें संख्यात्मक गुणांक के रूप में लिखा हुआ है। दूसरा नंबर देखिए 2xy, इसमें संख्यात्मक गुणांक 2 है। ठीक है, आप लोग भी बना रहे हैं, सही बना रहे हैं, बहुत कोई हाथ उठाते रहे। ठीक है, अगला देखिए -3xy² है, तो इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या होगा -3। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर में 5xy² है, तो संख्यात्मक गुणांक इसमें 5 होगा। बहुत अच्छा, आप लोग भी बना रहे हैं सही सही, बहुत कोई। अगला देखिए y/3 है, तो यहाँ पर 1/3 को हम लोग y के साथ गुना किया हुआ है 1/3, तो इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा 1/3। उसी प्रकार 6 नंबर में भी देखिए, यहाँ 1/6 y² के साथ गुणांक है, यानी यहाँ लिखेंगे 1/6 संख्यात्मक गुणांक। तो ठीक है, आप लोग भी बना लिए हैं बहुत कोई, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 3 नंबर में क्या पूछा है कि x का गुणांक लिखना है। तो x का गुणांक लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या x से गुना किया हुआ है, जैसे x पहला प्रश्न है
सिर्फ x का गुणांक लिखना है। ये 3 का पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर यानी x गुना x। यहाँ x के साथ x गुना किया है, लेकिन यहाँ x का गुणांक सिर्फ बोल रहा है, संख्यात्मक गुणांक नहीं बोल रहा है। तो हम लोग x के साथ बोल सकते हैं x गुना किया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर में x गुणांक के रूप में है। 3xy माइनस 3xy, तो x को छोड़कर बाकी जो है उसको हम लोग लिखेंगे 3y, ये इसका गुणांक है। तीसरा प्रश्न अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए तीसरा प्रश्न में क्या लिखेंगे, 4x² है। अच्छा, इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न को इसमें लिख लेते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, 4x² है, यानी 4xy ये x² 4x² का गुणांक है, क्योंकि 4 गुना हम लोग x गुना y लिखेंगे। तो एक इस x को हटा देते हैं तो बोलेंगे कि x के साथ क्या गुना किया हुआ है। तो इसमें 4x और यहाँ y है, तो इसको लिखेंगे 4xy, यहाँ x का गुणांक के रूप में है। चौथा में अगर हम लिखेंगे 2x² y² है, तो 2 गुना x गुना y² है। तो x² का गुणांक हमें चाहिए, तो एक ये वाला x को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 2xy² बचेगा, यानी ये है x का गुणांक। तो चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं इसी तरह से। पांचवा प्रश्न क्या है, -x/y। तो -x/y में हम लोग क्या लिखेंगे, x के साथ क्या गुना है, -1/4, तो ये x का गुणांक हो जाएगा। मतलब x को छोड़कर बाकी जो भी गुना किया हुआ है उसको हम लोग लिख देंगे और कहेंगे वो संख्या x का गुणांक है। तो छठा नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पर है x²/4, यानी x गुना x/4 है। x² का मतलब x गुना x, तो हम लोग x को छोड़कर बाकी जो लिखेंगे यानी x/4, ये है x का गुणांक। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका उत्तर x/4। तो इस तरह से हम लोग आसानी से x का गुणांक को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न में भी यही पूछा है कि दिए गए व्यंजकों के x के गुणांक को लिखें। तो ठीक है, अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें यहाँ हमें लिखना है, चौथा नंबर प्रश्न में दिए गए व्यंजकों के x का गुणांक लिखना है। तो देखिए 2x - y है, तो यहाँ x के साथ 2 गुना है, यानी हम x का गुणांक के रूप में यहाँ 2 लिखेंगे। इसमें देखिए 8 - xy है, तो x के साथ -y गुणांक के रूप में लिखा हुआ है, तो -y यहाँ पर x का गुणांक हो जाएगा। यहाँ जैसे अगला प्रश्न है 2x² - y², तो यहाँ x² यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना x, यानी x का गुणांक अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ 2x गुणांक के रूप में है। अगला देखिए चौथा नंबर प्रश्न में क्या है, x को छोड़कर क्या गुना किया हुआ है, -5y, जो कि x के साथ गुना किया हुआ है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ -5y x का गुणांक है। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न को भी हम लोग बनाएंगे। यहाँ -x² लिखा है, तो यहाँ -x गुना x लिखेंगे। तो x का गुणांक अगर कहेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ -x जो है इसमें x का गुणांक के रूप में है। तो इसी प्रकार हम लोग गुणांक के बारे में समझ गए। अब देखिए यहाँ जैसे x लिखा रहता है कोई भी पद में, तो इसके साथ एक गुना किया हुआ रहता है जो कि उसका गुणांक होता है, और -x में -1 गुना के रूप में रहता है जो कि उसका गुणांक होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं
कि बीजीय व्यंजक का जोड़ कैसे हम लोग करते हैं। अब देखिए बीजीय व्यंजकों का जोड़ यानी एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग समझते हैं। सलमा, सीमा और सरीन बाजार से आम खरीदती है। सीमा सलमा से 10 आम अधिक खरीदती है। सरीन उन दोनों से 5 आम अधिक खरीदती है। तो क्या आप सरीन द्वारा खरीदी गई आमों की संख्या को आप ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए एक उदाहरण इस उदाहरण को हम लोग समझते हैं। चूंकि सलमा द्वारा खरीदी गई आमों की संख्या हमें ज्ञात नहीं है, तो मान लेते हैं कि सलमा x आम खरीदती है। सलमा कितने आम खरीदती है? मान लेते हैं सलमा x आम खरीदती है। सीमा द्वारा खरीदी गई आम क्या है? सीमा सलमा से 10 अधिक आम खरीदती है। तो हम लोग बोलेंगे सीमा द्वारा खरीदी गई आम सलमा से 10 अधिक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 10 x + 10, क्योंकि सलमा x आम खरीदी है और सीमा क्या किया? 10 आम अधिक खरीदी है। तो हम लोग लिखेंगे सीमा का खरीदी गई आम या सीमा द्वारा खरीदी गई आम क्या हो जाएगा? x + 10। और अगला कौन है? सरीन। सरीन क्या करती है? उन दोनों से सरीन उन दोनों से 5 आम अधिक खरीदती है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, तो सरीन उन दोनों से 5 आम अधिक खरीदती है। सलमा कितना खरीदते हैं? x। सीमा कितना खरीदती है? x + 10। और उन दोनों से 5 आम अधिक खरीदती है कौन? सरीन। तो हम लोग लिखेंगे सलमा द्वारा खरीदी गई आम जोड़ सीमा द्वारा खरीदी गई आम से 5 अधिक यानी जोड़ 5। तो हम लोग इसको अगर हल करेंगे तो x और x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी 1 और 1 जोड़ के 2x लिखेंगे यहाँ। और 10 और 5 को जोड़ कर लिखेंगे यहाँ 15, यानी सरीन द्वारा खरीदी गई आम कितना है? 2x + 15। तो इस तरह से हम लोग बीजीय व्यंजक का जोड़ को समझ सकते हैं। चलिए और भी कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि हमें इस तरह का सवाल अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए इस उदाहरण को हम लोग समझते हैं। रामू के पिता की वर्तमान आयु रामू के आयु से 3 गुनी है और रामू के दादाजी की आयु रामू और रामू के पिताजी के आयु के योगफल से 12 अधिक है। तो आप रामू के दादाजी का आयु कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि रामू के आयु हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि रामू की आयु y वर्ष है। जो उदाहरण किताब में दिया है उसी को लेते हैं y वर्ष, नहीं तो हम लोग x वर्ष भी ले सकते हैं, z वर्ष भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ हम लोग चरमान के रूप में। अब हम लोग क्या देखेंगे कि रामू के पिता की आयु वर्तमान आयु यानी रामू की वर्तमान आयु हम लोग y वर्ष ले लिए हैं। तो रामू के पिता की वर्तमान आयु रामू के आयु से 3 गुनी है। तो रामू के पिताजी का आयु हम लोग लिख सकते हैं, रामू के पिता जी का आयु कितना हो जाएगा? रामू के आयु के 3 गुनी है, यानी इसका 3 गुना लिख देंगे, 3 गुना y लिख देंगे। अब हम लोग रामू के दादाजी की आयु रामू और रामू के पिताजी के आयु के योगफल से 12 अधिक है। तो अब हम लोग रामू के दादाजी का आयु को लिखेंगे। रामू के दादाजी के आयु क्या है? रामू और रामू के पिताजी की आयु के योगफल से, तो रामू की आयु y है, रामू के पिताजी की आयु 3y है, उनके योगफल से 12 अधिक है तो +12। ये दोनों रामू और रामू के पिताजी के आयु के योगफल हम लोग निकाले, जोड़ दिए, उससे 12 अधिक है। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है और 3 जोड़ के 4y हो जाएगा, +12 लिखेंगे। ये हो जाएगा रामू के दादाजी का आयु। तो इस तरह से हम लोग बीजीय व्यंजक द्वारा सभी के आयु को चर मान के रूप में
लिख के हल कर सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। ऐसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। 3x, 5x और 7x का योगफल ज्ञात करें। 3x, 5x और 7x तीनों ही समान पद है, इसलिए हम लोग इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। इसके संख्यात्मक मान को हम लोग जोड़ते हैं। जब भी बीजीय गणित यानी व्यंजक के पदों को हम लोग जोड़ते हैं तो इसके संख्यात्मक मानों को जोड़ के लिख देते हैं, और चर मान जो रहता है उसको उसके बगल में लिख देते हैं। तो 3 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और उसके साथ 8 के साथ 7 जोड़ेंगे तो 15 होगा, और उसके साथ जो चर मान है लिख देते हैं। तो इस तरह से बीजीय व्यंजक को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक, अब हम लोग दूसरा उदाहरण को देखते हैं, किस तरह से बीजीय व्यंजक को हम लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए 7m और 5n का योगफल निकालना है। तो 7m और 5n जो है ये असमान पद है, इसलिए हम लोग इसको जोड़ेंगे तो जोड़ के चिन्ह द्वारा ही लिख देंगे। इस तरह से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। किंतु अगर ये समान पद होता तो हम लोग इसके संख्यात्मक मान को भी आपस में जोड़कर लिख सकते थे। अगला उदाहरण देखिए। यहाँ हम लोग 2x + 5 और 3x - 7 का योगफल निकालेंगे। तो 2x + 5 को हम लोग लिख देते हैं, और 3x + 5 को उसके नीचे लिख के स्तंभाकार विधि द्वारा हम लोग उसको जोड़ते हैं। तो 3x को 2x के नीचे ही लिखेंगे क्योंकि ये दोनों समान पद है, और -7 को 5 के नीचे लिखेंगे क्योंकि ये दोनों संख्यात्मक मान है यानी समान पद है। अब हम लोग 3x और 2x को जोड़ेंगे, यानी 3 और 2 को जोड़ के लिखेंगे यहाँ 5x, और यहाँ 5 से 7 को घटा के लिखेंगे तो ये होगा -2। यानी छोटा से जब बड़ा को घटाते हैं तो ऋणात्मक संख्या होता है, यानी -2। तो इस तरह से हम लोग इन दो पदों को इस तरह से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे और जोड़ेंगे। जैसे व्यंजक 3x - 2y + 5, 5x - 4y + 1 और -6y - 2 का योगफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसको हम स्तंभाकार विधि द्वारा नहीं बना के इसको क्षैतिज रूप से देखिए कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3x - 2y + 5 को लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके साथ जोड़ देंगे 5x + 4y + 1 को, फिर उसके साथ जोड़ देंगे 6y - 2 को। अब हम लोग समान पद को एक साथ लिखेंगे, जैसे 3x 5x ये दोनों समान पद है, ये दोनों आपस में लिख देंगे। अगला समान पद है 2y, यहाँ से है 4y और यहाँ से है 6y, ये तीनों को आपस में जोड़ देंगे। फिर अगला है 5, 1 और -2, ये तीनों संख्यात्मक मान है, ये तीनों को आपस में लिख के जोड़ देंगे। अब 3 और 5 को जोड़ के लिखेंगे तो 8x, 3x + 5x यानी 3 + 5 8 हो गया। यहाँ -2 + 4 है, तो पहले धनात्मक संख्या को जोड़ लेते हैं। 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, और उससे 2 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। यानी पद इसके साथ चर पद क्या है, y है, तो y लगा देंगे, तो इस तरह से 8y हो जाएगा। अगला है संख्यात्मक मान, 5 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 से 2 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्षैतिज रूप से लिखकर भी ऐसे पदों को यानी बीजीय व्यंजक को हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रयास कीजिए डी के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक आप इसको समझ लें, फिर हम लोग अगला प्रश्नावली यानी टॉपिक को हल करेंगे। चलिए अब हम लोग प्रयास कीजिए डी के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न में दिया है योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इन सभी का योगफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न दिया है 2x + 6x + 7x, इसको हम लोग
जोड़ के रूप में लिख के जोड़ेंगे। यानी ये सारे पद जो है समान पद है, क्योंकि सब में चर मान जो है x है, यानी बराबर है। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? संख्यात्मक मान को एक साथ जोड़ते हैं। 2 और 6 और 7 को एक साथ जोड़ेंगे और उसके साथ चर मान को लिखेंगे। तो 6 और 2 8 और 7 मिला के 15 होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसका जोगफल 15x। ठीक है, इसको आप लोग भी बना लिए होंगे बहुत कोई, और जो लोग नहीं बनाए हैं उसे नोट कर लें। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा पार्ट को हल करते हैं। तब तक आप लोग भी इसको हल कीजिए ताकि पता चले कि आप लोग भी समझ गए हैं। देखिए यहाँ दूसरा भाग में दिया है, पहले हम लोग दूसरा भाग को देखते हैं। दूसरा भाग में है क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा भाग, 5m² -4m² +11m²। इसको हम जोड़ द्वारा लिख लेते हैं। फिर इसके संख्यात्मक मान को जोड़ेंगे आपस में। इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, पहला मान है 5 -4 और तीसरा मान है 11, और इसके साथ हम लोग चर मान m² को लिखेंगे। तो 5 से 4 घटाएंगे तो 1 होगा, और 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12m²। तो इस तरह से ये हमारा इसका जोगफल प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 2 को समझते हैं और इसको हल भी करते हैं। देखिए समान पदों को क्या करना है? पुनर्व्यवस्थित करना है। पुनर्व्यवस्थित करके हमें इसे जोड़ना है। तो देखिए पहले समान पद को हम लोग पुनर्व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ 5x है, यहाँ 7x है, तो ये दोनों को हम लोग आपस में लिखेंगे। इसका पूरा हल निकाल रहे हैं 7x। फिर उसके बाद अगला समान पद है 3y और -y, तो इसको आपस में लिखेंगे 3y -y। फिर उसके बाद संख्यात्मक मान है -2। अब यहाँ -2। अब हम समान पद को एक साथ जोड़ेंगे, यानी 5x और 7x को जोड़ेंगे। तो इसका संख्यात्मक मान को जोड़ के लिखेंगे। 5 और 7 जोड़ने से होता है 12, और चर मान x है लिखेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, तो 3 से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इसका चर मान y लिखेंगे। ये दोनों ही ऋणात्मक है, तो -2 और -2 यानी दोनों को जोड़ लेंगे। 2 2 4 होता है, और ऋणात्मक मान है, नेगेटिव है, तो -4 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं। अब हम लोग दूसरा भाग को लिखेंगे।